हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो अक्सर जम्मू कश्मीर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और एक इनका जो अनुमान होता है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है और इनका जो विश्लेषण होता है वो भी काफ़ी गंभीर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और अभी जब हमारी बात हो रही थी जुनेद जी से, उन्होंने कहा था कि थोड़ा हंसा करिए और उन्हीं के आधार पर मैं भी थोड़ा सा हंसमुख चेहरे के साथ आपके सामने हूं। लेकिन उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही है और हंसी इसलिए भी आ रही है कि कमाल की लोकतांत्रिक सरकार है कि एक तरफ कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों कह रहे हैं भाई हमारी सरकार बन रही है, हम बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही है भाई हमारी सरकार बन रही है, हम भी तैयार हैं। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दावा, बाकी पार्टियों का भी दावा, ठीक है, और किस्मत सारी जो है वो इस वक्त ईवीएम मशीनों में बंद है। बिल्कुल। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी राजनीतिक पार्टी के जीतने से हमारी कोई खुशी नहीं है। हम बस लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोकतंत्र की जीत हुई है और ये चुनाव इतने इस तरीके से संपन्न हुए हैं, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बाइकआउट की कॉल नहीं। बाइकआउट शीतल, बाइकआउट वालों का तो मसला ही खराब हो गया ना। बाइकआउट वाले जेल चले गए और जेल से जो बाइकआउट वाले बाहर आए उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी अचरज वाली बात ये कि जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में आज से नहीं 1962 से लगातार चुनाव लड़ रही है, सक्रिय है। लेकिन 1999 में जब आतंकवाद घाटी में आया उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ना बंद किया। लेकिन जमात में कुछ एलिमेंट ऐसा भी है जिस एलिमेंट ने यह बात बाज़ाबिता कही है कि चुनाव में हिस्सा लेना और इस लोकतंत्र का हिस्सा बनना गैर इस्लामी है, हमको इसका हिस्सा नहीं बनना। लेकिन अब अगर जमात वाले लोग भी, मैं तो तब हैरान हो गया जब जमात के एक कैंडिडेट ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूछा गया भाई आप जब आएंगे तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा महिलाओं के लिए जिम खोलेंगे। तो जब जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ आदमी, एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी ये कहे कि भाई हम महिलाओं के लिए जिम खोलेंगे, तो वो साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं उदारवाद आया है, कहीं ना कहीं वो समझ में बात आ गई है कि स्टेट जब अपनी माइट का इस्तेमाल करती है और स्टेट जब ये कहती है कि हम सेपरेटिज्म को, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर परिवर्तन तो स्वाभाविक है। पूरा मानसिक रूप से बदलाव हुआ है, मानसिक रूप से नहीं मैं कह सकता पूरा बदलाव है, उसमें बहुत समय लगेगा अभी। लेकिन जो इस समय बिल्कुल सामने नजर आ रहा है वो बदलाव तो है। और इस बदलाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुश है, पीडीपी भी खुश है, बाकी जमातें भी खुश है। जानते क्यों शीतल? उसका कारण यह है कि इस बार वोटरों को लेकर उनको चिंतित नहीं होना पड़ा कि जनाब श्रीनगर में फला इलाके में हमको हो सकता है 15 लोग और डिप्लॉय करने पड़ जाएं ताकि वोटर बाहर निकले वोट डाले। इस बार वोटर खुद गया, उसने वोट भी डाला और वोट जो डला है घाटी में वो ऐसे नतीजे 8 तारीख को आने हैं कि हमने स्टूडियो में होना है और हमने कहना ये क्या हो गया। ठीक है, तो मतलब एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है जिसकी बात हम कर रहे थे अभी तक, और कश्मीर प्रोविंस का हमने दिखाया भी कहां पर जेकेएनसी लीड कर रही है ज्यादातर और 26 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रही है। आप इन एग्जिट पोल्स को कैसे आंकलन कर पा रहे हैं, क्योंकि कल से लगातार हर बड़ा चैनल, हर वेबसाइट अपना अपना एग्जिट पोल जारी कर रही है? इस बार मैं बताऊं कि सभी चैनल बहुत ज्यादा बड़ी सूझबूझ के साथ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। साथ में कह रहे हैं भैया एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, कल को अगर ऊपर नीचे हो गया तो आप हमसे नाराज नहीं होंगे। आप देखिए, जहां तक गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल का ताल्लुक है, ग्राउंड पर रिपोर्टर्स होना एक बहुत बड़ा फायदा है। फिर एग्जिट पोल करना, फिर सर्वे करना और उसके बाद वहां से आंकलन करना, तो और ज्यादा विश्वसनीयता उसकी बढ़ जाती है। मगर मैं इस एग्जिट पोल के से कनकर करते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि अभी भी मेरा मानना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में 26 नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 30 का आंकड़ा पार घाटी में अपने दमखम पर कर सकती है, जो वहां पर माहौल और जो वहां से खबरें आ रही हैं। और जम्मू संभाग में भी मैं हाथ पर गिन के आपको सीटें बता सकता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। रामबन, दूसरी सीट आप पुंछ की ले लीजिए, ठीक है। तीसरी सीट जिस पर उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है बुद्धल की है, ठीक है। चौथी जिस पर उनकी दावेदारी है वो नौशेरा है, और उसके अलावा एक और सीट पांचवी मुझे लगता है जिसके लिए हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी उसकी बन जाए, किश्तवाड़। हालांकि किश्तवाड़ में अभी जो समाचार मिल रहा है वहां पर इस तरह का मिल रहा है कि कहीं शगुन
जो है शगुन परिहार वो भारी न पड़ जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व गृह मंत्री के ऊपर, ये मुझे लग रहा है। मेरा ये लेकिन इस आंकड़े से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बधाई की पात्र है केंद्र सरकार, बधाई के पात्र हैं केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम राजनीतिक दलों को दिया और उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का नतीजा है कि चुनाव खत्म हुए हैं। कोई आरोप सरकार के ऊपर नहीं लगा कि किसी राजनीतिक दल की मदद की गई, किसी राजनीतिक दल को चुनाव जितवाने के लिए कोई जी तोड़ मेहनत की गई, ना किसी ने यह कहा राजौरी पुंछ में या जम्मू संभाग में किसी जगह कि जनाब फला जगह वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी वालों की मदद सरकार करती नजर आई। तो ये इस चुनाव की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये दर्शाता है कि विश्वसनीयता इन चुनावों की, मुझे लगता है कि साल 1953 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए हैं इन्हें फेयरेस्ट ऑफ ऑल कहा जा सकता है। ठीक है, एग्जिट पोल की आपने बात की, एग्जिट पोल का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा लोकसभा के साथ। लोकसभा में सबने एग्जिट पोल दिखाया था 400 पार, 350 बीजेपी जा रही थी, एनडीए मिलकर जो है वो इतनी सीटें ले रहा था एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, लेकिन उल्टा हुआ 240 पर बीजेपी सिमट गई। यहाँ पर अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जिट पोल इतना दिखा रहा है पूर्ण बहुमत के साथ, कई सारे चैनल बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, 40 से 45, 45 से 48, 55 तक भी ये गठबंधन को सीटें दी गई हैं। तो क्या अब बीजेपी उस स्थिति में है कि आपका एग्जिट पोल पूरी तरह से उल्टा पड़ जाए जो लोकसभा में हुआ था? देखिए शीतल, एग्जिट पोल मैंने आपको बोला कि मेरी अपनी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर भी इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो सरकार बना पाएंगे। ठीक है, उनको एक तीसरे घटक दल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये होगी। ठीक है जुनैद जी 30 आप कह रहे हैं 30 प्लस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 5 से 6 सीटें आप किश्तवाड़ जम्मू रीजन से दे रहे हैं, जम्मू डिवीजन से दे रहे हैं। मैं 5 सीटें लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अगर ये 35 से 36 जाती हैं तो क्या 10 सीटें कांग्रेस को नहीं आएंगी? शीतल, 10 सीटें अगर कांग्रेस लेती है, यकीन मानिए दैट विल बी अ मिरेकल। ठीक है, वो कमाल होगा कि कांग्रेस ने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती है। और मैं आपको इसलिए, ये चुनौती नहीं होती, चुनौती शीतल इसलिए है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं और बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी बुरी लगती है, आपका मुकाबला एक इलेक्शन मशीन के साथ है। ठीक है, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मुकाबले में उतर आते हैं तो जो दमखम कांग्रेस हरियाणा में दिखा रही है वही दमखम और उससे दुगना दमखम आपको जम्मू कश्मीर में दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में आप देखिए बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी, उन्होंने मीडिया सेल बनाया, कहा जनाब चलिए होटल में मीडिया सेल मीडिया कर्मियों के लिए। उसके बाद उन्होंने पंजाब से लोग लाए जिनको जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया। तो पंजाब आपके बगल, आपके केंद्र शासित प्रदेश के साथ सटा हुआ राज्य है, तो वहां से वो लोग आए, आपकी बोली भी बोलते हैं, आपकी जुबान भी समझते हैं, आपके साथ संवाद भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज का ख्याल रखते हुए कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की जुबान क्या है, कौन लोग इनके साथ ज्यादा जेल कर सकते हैं, तो उस तरीके से बीजेपी ने सब चीजें प्लान की। और बाद में क्या किया, एक राम माधव ले आए कि जनाब हमको जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जो कुछ समीकरण बनाने होंगे उसके लिए एक सुलझा हुआ सूझबूझ वाला आदमी राम माधव होगा, जिनका ऑलरेडी घाटी के नेताओं के साथ, घाटी के अलग अलग दलों के साथ उनका क्या कहते हैं मेल मिलाप है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजाइजिंग। अब आप कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखिए, चुनाव खत्म हुए 1 तारीख को, अभी फिलहाल कांग्रेस इंतजार कर रही है कि एग्जिट पोल क्या आएगा। एग्जिट पोल आ गया, अब कांग्रेस ने सक्रिय हुई है और उन्होंने इंडिपेंडेंट्स के पास जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ठीक है जी, यानी आप लेट हो गए 4 दिन। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब जनाब हो सकता आपसे 3 दिन पहले वहां पर अगर बीजेपी पहुंच गई होगी तो इसका मतलब ये आज चले जाएंगे तो अब तो इसका मतलब बात बनेगी नहीं। यही आपके साथ गोवा में हुआ, यही आपके साथ कई और राज्यों में हुआ कि आप इंडिपेंडेंटों के पास जो संभवतः जो आपके साथ आ सकते हैं उन लोगों के पास 2 दिन बाद पहुंचते हैं, उससे पहले जो है उनकी साठगांठ हो गई होती है। तो ये कमजोरियां, उसके बाद कैंडिडेट को लेकर, किस कैंडिडेट को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाना है वो भी आपको पता नहीं। और उसके बाद एक कमाल की बात जो है वो कांग्रेस ने कर दी बीच चुनाव की। बीच चुनाव के कांग्रेस को पता चल गया कि जम्मू संभाग में 2 समुदाय हैं जो हमसे नाराज है, उनको खुश करने की जरूरत है। तो आपने फौरन 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए 2 समुदायों को खुश करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि उस समुदाय ने कितना वोट आपको डाला है। सो यू कैन नॉट स्ट्रेटेजाइज इन बिटवीन व्हेन द इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इलेक्शन से 1.5-2 महीना पहले, क्योंकि आप हारी हुई पार्टी हैं, आप विपक्ष में हैं। 12 सीटें पिछले चुनाव में थी, आप चुनाव सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
आप सिर्फ एक सरकार का हिस्सा बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। सो व्हेन दिस इज द पोजीशन, देन आपको सुपर रेडी होने की जरूरत है। तो मेरा अपना आंकलन ये है शीतल कि 4 सीटें कांग्रेस की संभवतः दे आर वेरी मच पॉसिबल, लेकिन 8 से 10 हो जाए, 12 हो जाए तो मुझे लगता है ये चमत्कार होगा। 4 में से 2 कश्मीर से, 2 जम्मू से, 2 जम्मू संभाग से, ऐसा कुछ आपका मानना है? बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात से आगे शुरू करता हूं क्योंकि इस वक्त दिनेश मल्होत्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। दिनेश जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी जुनेद जी कह रहे हैं कि 30 से 35 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर जीतेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन दल है, कांग्रेस है, 3 से 4। कुल मिलाकर आंकड़ा सभी इस वक्त जो दे रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर 40, 45, कोई 50 भी दे रहा है, 52 भी दे रहा है। आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किस स्थिति में है इस एग्जिट पोल के मुताबिक? शीतल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जुनेद जी को मेरी तरफ से भी नमस्कार सर। मैं जुनेद जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जुनेद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एग्जिट पोल जो आया है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। वैसे मैं एज ए इंडिविजुअल मैं अभी एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे आप भी बात कर रहे थे, सारा मतलब एक गलत साबित हुआ। इससे पहले भी गलत साबित हुआ। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि कल मैं देख रहा हूँ हरियाणा में भी जो सारा एग्जिट पोल था पिछले चुनाव में 2019 में, वो सारा गलत साबित हुआ था। इसलिए ये कहना कि ये बिल्कुल ठीक साबित होगा, ये बेईमानी है मुझे लगता है। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर आप ग्राउंड में, जैसे जुनेद जी ने रिपोर्टिंग की है, बाकी सब ने की है, हमने भी सारा सर्वे किया है, ये ठीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर घाटी में एज है। एज नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फार बिहाइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और मैं एक कंक्लूजन, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की मिलके जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है एज पर द एग्जिट पोल। क्योंकि कोई भी पार्टी पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट अब नहीं करेगी कि पीडीपी बीजेपी को सपोर्ट करे। इसलिए मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज एक ग्रैंड अलायंस बनेगा जम्मू कश्मीर में, जिसमें बीजेपी को बाहर करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज जुट जाएंगी साथ में, ताकि बीजेपी सरकार का हिस्सा ना बन पाए। ठीक है। अब ये कहा भी है पीडीपी की तरफ से कि बीजेपी को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, बीजेपी को रोकने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, ओके। जुनेद जी, नंबर्स गेम। शीतल जी, यहाँ पर मैं, जैसे दिनेश जी ने बात कही, मेरी सिर्फ एक ही एज अ पत्रकार एक ही चिंता है। वो चिंता ये है कि संभवतः जो इस वक्त समीकरण बन रहे हैं, अगर ये होल्ड करते हैं और इसी तरह की पिक्चर उभर के आती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी मिलकर सरकार बनाते हैं, कांग्रेस का जनाधार जम्मू से ना के बराबर होगा और बीजेपी के पास जम्मू का बड़ा जनाधार होगा। मतलब कठुआ जिले से बीजेपी, सांभा से जिले से, उधमपुर जिले से, जम्मू जिले से, और उसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सभी जिलों से वोट अच्छा खासा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। ठीक। तो क्या एक ऐसी सरकार जम्मू कश्मीर में कामयाबी के साथ चल पाएगी जिस सरकार में जम्मू का जनाधार ना के बराबर हो? हाँ, एक समय था जब बीजेपी की 11 सीटें आती थी, एक समय था जब बीजेपी की 8 सीटें आती थी, तो आप उन्हें इग्नोर करके सरकार बना सकते थे। लेकिन अब अगर ये आंकड़ा 25 को पार करता है, और मैंने कहा ना कि मैंने आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा से भी ये सवाल पूछा। मैंने कहा ये कितना बड़ा अफसोस की बात है कि 2 संभागों में 2 अलग अलग विचारधाराओं को वोट मिल रहा है। ठीक है। एक संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट लेकर आ रही है, एक संभाग में बीजेपी, कांग्रेस, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेकर आ रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का छोटा मोटा जनाधार यहां पर भी है। ठीक है। तो आप उस रीजनल बैलेंस को मेंटेन कैसे करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उसमें जम्मू की भागीदारी, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन आपकी कैबिनेट में कैसे होगी? और नंबर 3, जब आप सरकार बनाएंगे तो वो सरकार कामयाब कितनी होगी? मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं दिनेश जी, और इनका एक बड़ा अनुभव भी है, इनसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे फिर ये जो सरकार बनेगी जम्मू की एस्पिरेशंस को एड्रेस करेगी,
और क्या इतने बड़े पॉलिटिकल जनाधार को आप इग्नोर कर सकते हैं? और अगर आपने इग्नोर किया तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे, यह मैं दिनेश जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त यही है कि अगर इफ दिस पिक्चर होल्ड्स व्हाट विल हैपन। देखिए जुनेद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एग्जिट पोल पे विश्वास करें तो ऐसा ही वर्डिक्ट 2014 में आया था। ये 2014 में भी सेम था। उस समय एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने भी ये बात की थी कि हम जम्मू के वर्डिक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 25 सीटें जम्मू की आई थी, जम्मू से बीजेपी की आई थी। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उस समय कांग्रेस का एक भी हिंदू नहीं जीता था। अगर इस बार भी ऐसा ही होता है कि जम्मू संभाग से कांग्रेस का एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत पाता है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि जम्मू की एस्पिरेशन, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी उस सरकार में, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से 2014 और 2019 के बाद अब सिचुएशन बदल चुकी है। 2019 में जो यहाँ पे जिसको मतलब हम कहेंगे आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, 35A को रिमूव किया गया, उसके बाद कोई भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कोई और छोटे ग्रुप हो, वो इतना डेयर नहीं कर पाएगी कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करें। तो मुझे ये लगता है कि बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी 45 का आंकड़ा पार नहीं करते हैं। दिनेश जी, माफी चाहूंगा, मिलकर 45 का आंकड़ा पोल ने राजनीतिक दलों की नींद बहुमत नहीं मिल रहा है, किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इस वक्त सियासत गरमा चुकी है। कुछ ने एग्जिट पोल सराहा तो कुछ ने इसको पल्ला झाड़ा कि नहीं, ये एग्जिट पोल नहीं हो सकता, हमारी स्थिति अलग है। बीजेपी कह रही है, अभी भी कह रही है कि हमारी सीटें बेहद ज्यादा होंगी, 35 से ऊपर सीटें होंगी और हम इस स्थिति में होंगे कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएं। लेकिन हालांकि ये एग्जिट पोल है, हम भी आपको बार बार ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल है, ये अनुमानित होता है, ये सर्वेज के आधार पर किया जाता है। अब जरा एग्जिट पोल की ये फाइनल तस्वीर आप देखिए। 28 से 30 गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल है ये जो हमने बनाया है। 28 से 30 बीजेपी, कांग्रेस के पास 3 से 6 और जुनैद जी का आंकलन भी बहुत ज्यादा सही है जो अभी बताया था। पीडीपी के पास 5 से 7, यानी पीडीपी बहुत ज्यादा लॉस कर रही है 2014 के मुकाबले। 28 सीटें थी पीडीपी के पास, जेकेपीसी के पास 1 से 2, अदर्स के पास 7 से 11, एआईपी के पास 1 से 2 और जेकेएपी के पास 1 से 2, यानी एआईपी भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं दिखाई दे रही थी। इंजीनियर रशीद जब बाहर आए थे तो बहुत सारी हवाएं चली थी, बहुत सारी फिजाएं बनी थी, अलग अलग बातें निकलकर सामने आई थी कि अब इंजीनियर रशीद आएंगे, इन्होंने संसदीय क्षेत्र जीता है और अब ये विधानसभा में भी बहुत सारी सीटें जीतेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इस तस्वीर से आप क्या कहेंगे जुनैद? लेकिन शीतल, मेरा बड़ा सवाल अब भी वही है, ठीक है, कि क्या आप जम्मू संभाग को इग्नोर कर सकते हैं? क्या आप जम्मू संभाग के मैंडेट को इग्नोर कर सकते हैं? और अगर आप करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? और दूसरा, शीतल, जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा? इतिहास ये रहा 53 में केंद्र में कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी कांग्रेस समर्थित। ठीक, 53 से लेकर साल 2014 तक यही चीज रेप्लिकेट होती रही जम्मू कश्मीर में कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा। ठीक है। साल 1999 में थोड़ी तस्वीर बदली, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो शीतल क्या होना चाहिए था? यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होनी चाहिए थी। या केंद्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी का साथ देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एनडीए का समर्थन किया, एनडीए की समर्थन वाली सरकार का हिस्सा बने। और शीतल, ये भी मैं आपको बताऊं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट थे जब उन्होंने अपने मन की सुनते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने के बावजूद वोट दिया, और वोट नहीं दिया और सरकार गिरा दी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। 1999 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का हिस्सा रही, एनडीए का पार्ट रही केंद्र में। क्यों? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ दिल्ली में, वहां कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस और
कांग्रेस पीडीपी का अलायंस हुआ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 2009 से 2014 फिर केंद्र में कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस हुआ। 2014 में तस्वीर फिर पलटती है। और आपको यह भी बताऊं मैं शीतल कि साल 2014 के आंकड़े निकलवाइए। साल 2014 के आंकड़े साफ तौर पर यह बता रहे थे कि अगर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते तो सरकार बना सकते थे। लेकिन फैसला क्या हुआ? मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहा कि मैं जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं करूंगा। बात वो नहीं थी। वो तो ठीक है, यू कैन कवर अप फॉर एवरीथिंग, बट लार्जर पिक्चर ये थी, आई कैन नॉट इग्नोर दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में बीजेपी थी और मुझे जम्मू कश्मीर में अगर कुछ भी करना है तो दिल्ली के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं है। और आपको ये भी बताऊं मैं शीतल, कश्मीर घाटी के नेताओं का सारा एजेंडा जो होता है वो होम डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है। वहां सारी परेशानियां लोगों की होम गृह विभाग से जुड़ी हुई। इस बार की तस्वीर कुछ अलग है, पावर्स भी नहीं है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि 2014 में आपने क्या किया? आपने सारे समीकरणों को परे किया और आपने सरकार बनाई बीजेपी के साथ। आपने क्या कहा? जम्मू के 25 जो एमएलए आए हैं, इस मैंडेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता में कश्मीर और विपक्ष में जम्मू। सो अगर ऐसी स्थिति आप बनने देंगे तो इसका मतलब क्या है? वी आर हेडेड फॉर कोलिजन कोर्स। और इट विल बी ए कोलिजन, क्योंकि आप जितना मर्जी उतना अच्छा शासन करें, लेकिन लोग खुद को तो मानेंगे ना एक्सक्लूडेड, जनाब मैं तो इस सरकार का हिस्सा ही नहीं हूं, वो किसी भी समुदाय का, वो किसी भी समुदाय का। अब 2024 आया है, कहानी बिल्कुल पलटी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ किया है, नथिंग डूइंग, हम अपने दमखम पर आएंगे और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और संभवतः पीडीपी से समर्थन की उनको उम्मीद भी है। और पीडीपी कश्मीर घाटी के समीकरणों को देखते हुए समर्थन देगी या नहीं देगी, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि उनको घाटी में राजनीति करनी है। आगे बढ़िए, अब मान लीजिए ये सरकार बनती है तो ये 53 के बाद साल 2024 में पहली ऐसी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में जो सरकार केंद्र में सत्ता में बीजेपी और यहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। यानी बिल्कुल अपोजिट में सारी पूरी पूरी कहा तस्वीर होगी कि केंद्र में। और पहली बार ये एक्सपेरिमेंट होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में कि जो सरकार केंद्र में, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, उस पार्टी के साथ नहीं बल्कि विपक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है केंद्र में, उसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की संभावना बनती जा रही है। इससे होगा क्या शीतल जी? दो दिक्कतें। दिक्कत नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, काश नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता यहां पर होता, मैं जरूर उनसे पूछता कि क्या आप बीजेपी मान लीजिए 22 ले लेती है, 23 ले लेती है, 24 ले लेती है, आप कम करिए उनका नंबर, क्या इतने बड़े मैंडेट को आप इग्नोर करेंगे? क्या आप विपक्ष में चाहेंगे कि एक पूरा क्षेत्र विपक्ष में और एक पूरा क्षेत्र सरकार में? यही सवाल मुझे लगता है दिनेश जी से भी हमको पूछना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, बड़े सुलझे हुए समझदार लोग जो वहां बैठे हुए हैं, क्या इस Aren't we headed for a collision course? ये मुझे लगता है दिनेश जी से। दिनेश जी, मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा जल्दी से चाहूंगा, फिर हमारे संवाददाता वसीम गट्टू है उनके पास भी आऊंगा। वसीम, आपके पास लौटूंगा दिनेश जी के बाद। दिनेश जी, क्या संभावनाएं बन रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज छेड़ा हुआ है जुनैद जी ने और कहा है कि अगर सरकार कश्मीर में बनती है तो ये एक तरफा हो जाएगा, जम्मू पूरा विपक्ष में बैठ जाएगा। तो अब संभावनाएं क्या बन रही है? एक तरफ तो कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस हम मिलकर सरकार बनाएंगे, पीडीपी भी साथ आएगी, तो फिर जम्मू कहां जाएगा? नहीं, मैंडेट आएगा, अगर आप एग्जिट पोल पे विश्वास करें तो ये जुनैद जी ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया, डिबेटेबल टॉपिक है कि जम्मू कहां जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब तो ये सरकार बनेगी, बीजेपी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब हाथ नहीं मिलाएगी। अब कैसे जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, क्या होता है, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात ठीक है कि 2014 की सिचुएशन और 2024 की सिचुएशन में बहुत फर्क है। 2014 में जम्मू संभाग से एक भी हिंदू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का माइनस बीजेपी नहीं जीता था, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीता था, ना पीडीपी का जीता था, ना कांग्रेस का जीता था। उस समय अगर 2-3 हिंदू कांग्रेस से जीते होते या नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते होते तो मुझे लगता है उस समय सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की बनती। तो अब भी यही सिचुएशन है, अगर कोई नहीं जीतता है, अगर कांग्रेस के 1-2 जम्मू से जीत जाते हैं जो बड़े बड़े लीडर हैं जो फाइट में हैं, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। अगर नहीं जीता तो फिर जम्मू इग्नोर होगा, जम्मू पॉलिटिकली इग्नोर होगा। एक ऐसी सरकार बनेगी जो पूरी कश्मीर सेंट्रिक होगी और जम्मू के मैंडेट को इग्नोर किया जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा जम्मू कश्मीर की राजनीति। दिनेश जी मुझे बताइए, जुनैद जी ने कहा, दिनेश जी मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि
कोई भी मुद्दा होगा, किसी भी मुद्दे को, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में किस तरीके से एग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो क्या आरएंट वी हेडेड फॉर अ कोलिजन कोर्स, कि मतलब आगे जाकर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि कुछ भी, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी मसला बनता है तो आपको नहीं लगता वी आर हेडेड फॉर अ कोलिजन कोर्स? और ये परिस्थिति जम्मू कश्मीर जैसे मतलब संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसी परिस्थितियां ठीक नहीं। देखिए जुनेद जी, अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं जम्मू कश्मीर में। जो सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, आप भी जानते हैं कि उसके पास इतनी पावर नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट अब होता रहेगा, सरकार और एलजी के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होगा और अब रीजनल कन्फ्लिक्ट भी होगा। अगर जैसे गुलिस्तान चैनल की जो एग्जिट पोल है, अगर इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलता है, 30 तक सीटें अगर बीजेपी को मिलती है, तो बीजेपी उस सरकार को चलने थोड़ी देगी। केंद्र में भी बीजेपी बहुत मजबूत सरकार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मैंडेट जी। ठीक है वसीम जी के पास जाता हूं मैं, वसीम से जल्दी सवाल लेता हूं। वसीम, डोडा किश्तवाड़ पूरा चुनाव वैली आप देखते हैं, ज्यादातर डोडा को एग्जिट पोल के आने के बाद किस तरह का वहां पर तस्वीर नजर आ रही है, क्या माहौल है? बिल्कुल शीतल, देखिए कल लगभग 10:30 बजे के करीब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर है खालिद अजीज सोहरावर्दी साहब, उनका एक स्टेटमेंट हमने लिया था। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और ये जो एग्जिट पोल है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ईवीएम मशीन्स का इंतजार किया जा रहा है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ करते थे तो तब भी एग्जिट पोल आया करते थे और तब रिजल्ट जब सामने निकल के आता था तो रिजल्ट में और कुछ बताया जाता था। तो जुनेद जी ने जिस तरह से पहले बताया कि ईवीएम मशीन्स खुलने के बाद ही जो रिजल्ट आएगा तो वही बात बन सकती है। जहां पे अटकलियां लगाई जा रही हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अब इस बार जो एमएलए फलानी पार्टी का होगा, इस बार फलानी जगह, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा चिनाब खित्ते के अंदर मुझे लगता है सबसे सख्त मुकाबला है। आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीपीएपी के भी कदावर नेता है, और अलग अलग किश्तवाड़ के अंदर भी देखा आपने कि इसी तरह का मुकाबला, भद्रवाह के अंदर भी काफी सख्त मुकाबला, भी कुछ देर पहले भद्रवाह के अंदर भी बात हो रही थी, वहां पे बताया जाता था अभी तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है वो वहां से जीत जाएगा। तो ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो और कुछ बता रहा है और जमीनी सतह पे लोग और कुछ बता रहे हैं। कुछ लोग तो एक्सेप्ट इस चीज को करते हैं। जब हमारा गुलिस्तान न्यूज का आया तो लोगों ने इसको बताया कि ये बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है। तो ये 8 तारीख ही जब रिजल्ट सामने निकल के आएगा तो मुझे लगता है जरूर इस पे चर्चा होगी और देखना होगा कि जीत किसकी होती है, किसके सर ये ताज लगता है।